ओके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सनराइज संस्थान द्वारा शुरू किए गए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज रात के 9 बज चुके हैं और हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक को लेकर के चर्चा हो रही है। एक बड़ी घोषणा मेरी तरफ से, मेरी नियमितता को बरकरार रखने के लिए घोषणा आप सभी विद्यार्थियों के लिए, रोज रात को 9 बजे मिलेंगे, कंटिन्यू मिलेंगे। अब अवकाश नहीं होगा किसी भी सूरत में, कंटिन्यू तैयारी चलेगी। एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, इसलिए कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। 100% हम कंटिन्यू रहेंगे। रोज रात को 9 बजे हमारी मुलाकात होगी राजनीति योगेश सर के साथ, रात को 9 बजे। ठीक है, शुरू करते हैं। मौलिक अधिकारों की बात चल रही थी। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको पता है, मैंने कल बता दिया था, संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 12 to 35 इसके बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार मैंने इसको 6 भागों में बांटा था। हम पहले पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकारों का सामान्य तथ्य, मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जो जानकारी थी वो पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकारों का इतिहास पढ़ चुके हैं। भारत में अलग इतिहास पढ़ा इसका हमने, विश्व में और भारत में अलग अलग हमने इसका इतिहास पढ़ा, ये हम पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है? मौलिक अधिकारों का अद्वितीयजन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार जो भी है, मैंने इनके बारे में सारी बातें, मौलिक अधिकारों का अद्वितीयजन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार निर्बंधित नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकार अत्याधिक नहीं है। इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा अगला पॉइंट जो है वो है, आज हमने बात करनी है अनुच्छेद 12 और 13 पर। मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकारों का जो 6 मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में है। जो मौलिक अधिकार है वो कहां है? अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में है। ठीक है, हमने अभी 12-13 में क्या है वो अलग पढ़ेंगे और अनुच्छेद 33, 34, 35 में क्या है वो अलग पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में। आज की क्लास में पूर्ण रूप से अनुच्छेद 12 और 13 को वर्णित करेंगे। ध्यान दें, आजकल इन पर प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। सीधे मौलिक अधिकार पर 6 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, ये सब रट चुके हैं, सब याद कर चुके हैं। अब बात आती है कि जो सब क्लाउज है, जैसे अनुच्छेद 12 है, 13 है, 33, 34, 35 है, इनमें किन बातों का उल्लेख है, इनको अच्छे से समझेंगे साथियों। देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। आप हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में लिखेंगे, अनुच्छेद 12 हेडिंग डाल करके लिखेंगे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजन में, भाग 3 के प्रयोजन में, भाग 3 के प्रयोजन में, प्रयोजन में का तात्पर्य हुआ भाग 3 के लिए। यहां प्रयोजन का अर्थ समझ सकते हैं आप, के लिए, भाग 3 के लिए। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजन में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ये ध्यान दे लें, अंडरलाइन कर लें, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है कहां पे? अनुच्छेद 12 में। किसको परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। किसके लिए? भाग 3 के लिए। अब आप समझे पहले इसको कि भाग 3 के लिए राज्य शब्द को क्यों परिभाषित किया गया, मतलब क्या हुआ। मैंने जब आपको मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं आपको, कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ? यानी कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, या मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण होता हो, या मौलिक अधिकारों पर रोक लग रही हो। राज्य ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब ठीक है, ये कह दिया कि राज्य ऐसा नहीं करेगा कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तो राज्य है क्या? किसे कहेंगे राज्य है? कौन है जो ऐसा नहीं करेगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, हनन करता हो, है ना? तो ये बात हमने समझनी है कि राज्य है क्या। अब राज्य शब्द की परिभाषा भाग 3 के लिए कहां दी गई? अनुच्छेद 12 में। अब अनुच्छेद 12 आपको बता रहा है कि राज्य क्या है। ध्यान दें, इसके अनुसार एक बात ध्यान दें, नीचे नोट लगा के लिखना कि ये जो राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में है ना, वही परिभाषा भाग 3 के लिए भी राज्य की परिभाषा वही रहेगी जो अनुच्छेद 12 में है। भाग 4 के लिए भी राज्य की परिभाषा
भाग 4 जब पढ़ेंगे अनुच्छेद संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे अपने, अभी ये तो भाग 3 पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। भाग 4 में हम क्या पढ़ेंगे? नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। तब वही बात, तो मौलिक अधिकारों के लिए और नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में ही है। यानी कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है वो भाग 3 के लिए भी है और भाग 4 के लिए भी है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है क्या, किसे कहते हैं, यहां हम देखेंगे। इसके अनुसार राज्य, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है, यहां 4 लाइनों में मैं आपको राज्य का अर्थ बताऊंगा जो दिया हुआ है हमारे संविधान में। नंबर 1 अगर हम बात करें तो भारत सरकार, हालांकि यहां लाइन थोड़ी टफ है लेकिन मैं सिंपल बना के लिख रहा हूं, भारत सरकार व संसद, व संसद। अब संसद से आप परिचित हैं, हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हो जिनको संसद का नहीं पता हो या भारत सरकार का नहीं पता हो। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत सरकार क्या है। भारत सरकार का तात्पर्य क्या हुआ, भारत सरकार किसे कहेंगे, यहां आ जाएगा नरेंद्र मोदी और उसका मंत्रिमंडल। भारत सरकार के अंतर्गत कौन आ जाएगा? नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल, श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्लस उनका पूरा मंत्रिमंडल, ये भारत सरकार कहलाएगा। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व वर्तमान में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी राज्य की परिभाषा में आ रहे हैं। ध्यान देना, राज्य का मतलब ये नहीं हुआ जैसे राजस्थान पंजाब हरियाणा ये राज्य है, ऐसा राज्य नहीं। यहाँ राज्य शब्द की परिभाषा देखो क्या है, राज्य किसे कहेंगे, क्योंकि देखो आप इस एक लाइन याद करें, पहली लाइन ये कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, यानी राज्य ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। नागरिकों के मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है, और कोई भी सरकार आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी की आ जाए, चाहे अपने सोनिया गांधी जी की, चाहे कांग्रेस भाजपा, किसी भी आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार बने, कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। तो वो राज्य है, उस राज्य की परिभाषा यहां है। ध्यान देना कि भारत सरकार ये राज्य के अंतर्गत आता है, वह संसद। अब संसद आपको पता है केंद्र में जो कानून बनाने वाली संस्था है, जो संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है, वह संस्था क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। संसद के 2 भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, और तीसरा अंग होता है संसद का राष्ट्रपति। तीसरा अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति। तो ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? संघ सूची के विषय पर कानून बनाते हैं। संसद का काम करती है, कानून बनाती है, और मंत्रिमंडल भी क्या करता है? किसी कानून की अनुशंसा करता है, नए नियम लागू करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल। तो वो ये राज्य है, और ये राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, है ना। तो राज्य शब्द की परिभाषा बतानी जरूरी है ना, कि मौलिक अधिकारों को रोक कौन नहीं सकता? राज्य नहीं रोक सकता। तो राज्य है कौन, वो बातें आ रही है। ठीक है, दूसरी, भारत सरकार व संसद आ गया। सभी राज्य सरकारें व राज्य विधानमंडल, राज्य सरकारें व राज्य विधानमंडल, ये भी राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। ध्यान देना, राज्य शब्द की परिभाषा में 4 चीजें आएंगी। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, राज्य सरकार साइलेंट कर दो इसको, छोड़ दो। राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल। अब राज्य सरकार में आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कौन है? मुखिया किसे कह सकते हैं? राज्य सरकार। आप उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार किसे कह सकते हो? ये अपने योगी आदित्यनाथ योगी प्लस उनका पूरा मंत्रिमंडल, ये वहां की राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल का क्या तात्पर्य हुआ? जैसे राजस्थान में बात करें, राज्य सरकार में तो अशोक गहलोत और उनका मंत्रिमंडल, वो राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत आएगा। अच्छा, राज्य विधानमंडल में क्या होता है? राज्य विधानमंडल की 2 चीजें होती है। जैसे संसद में 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। ये 3 चीजें होगी। राज्य विधानमंडल के भी 3 हिस्से होते हैं, एक होता है राज्य विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद, विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, और इसका तीसरा अंग होता है राज्यपाल। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का काम किसका है? राज्य विधानमंडल का है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 चीजें होती है। ध्यान देना, यहां मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा आपको। मैंने आपको बताया कि राज्य विधानमंडल में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल होता है। राज्य विधानमंडल के 2 भाग होते हैं मूल रूप से अगर बात करें तो, एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, लेकिन भारत में ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां केवल विधानसभा है, विधान परिषद वहां पर नहीं है। भारत में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं
जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ये ध्यान रख लेना। यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल इसे कहते हैं अपने, द्विसदनात्मक विधान मंडल भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में, अगर बात करूं आज की तारीख 7-8 मार्च जून 2020 अब तक की बात करें तो 6 द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा है, ये आपको पता होगा। हाँ, विधानसभा की बात करें तो बाकी सभी नहीं, भारत के जितने भी वर्तमान में 28 राज्य, 28 के 28 राज्यों में विधानसभा तो है ही है, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अब राजस्थान की बात करूं तो केवल और केवल क्या है, विधानसभा है। राजस्थान में विधानसभा है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो राज्य सरकारें और राज्य का विधानमंडल, चाहे वहां विधानसभा है चाहे विधान परिषद है, दोनों में से जो भी है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, राज्य शब्द की परिभाषा में आ जाएगा। अब ध्यान देना, प्रश्न आ जाता है कि क्या राष्ट्रपति राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है? आप सोच के बताइए मुझे, क्या राष्ट्रपति राज्य शब्द की परिभाषा में आता है? यहां आपको संविधान में सीधा लिखा है भारत सरकार व संसद। अब आपको भारत सरकार की व्याख्या पता होना चाहिए कि भारत सरकार किसे कहेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये राज्य शब्द की परिभाषा में आता है या नहीं आता, है ना। तो जैसे प्रश्न आ गया कि प्रधानमंत्री राज्य शब्द की परिभाषा में आता है या नहीं आता, तो भारत सरकार में प्रधानमंत्री तो है और कौन होगा, तो बिल्कुल आते हैं। केंद्रीय मंत्री सारे राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या अल्पीकरण हो रहा हो। ठीक है, उसी प्रकार जैसे संसद के अंतर्गत, संसद आर्टिकल 69 अपने जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लिखा गया है, संसद की परिभाषा जो लिखी गई है उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें आपको पता होगा कि संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनी है। तो राष्ट्रपति संसद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फिर हम राष्ट्रपति को मानेंगे कि वो राज्य शब्द की परिभाषा में भी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा डिटेल जरूर हो रही है, लेकिन अगर आप इसको क्रमबद्ध तरीके से आराम से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पूरा समझ में आएगा, फिर भूलोगे भी नहीं इसको। और क्वेश्चन जब यदि अप्लाइड क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि डिटेल का क्वेश्चन आ जाता है, व्याख्या का प्रश्न आ जाता है, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये दावा है मेरा। राज्य सरकार की परिभाषा में अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आ जाएगा। विधानमंडल, अब आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल राज्य शब्द की परिभाषा में आता है नहीं, अनुच्छेद 12 के तहत दी गई राज्य शब्द की परिभाषा में राज्यपाल आता है या नहीं। तो अगर राज्य विधानमंडल आता है तो विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल ये तीनों होते हैं, तो बिल्कुल राज्यपाल भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द की परिभाषा में आता है। क्लियर? 2 चीजें, भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल। राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ रहे हैं, ध्यान दें, कोई विद्यार्थी जो बीच में जुड़ रहे हैं, ये जो मैसेज कर रहे हैं बीच बीच में, वो शुरू से वीडियो को देखें। अगर आप शुरू से नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, मौलिक अधिकार की शुरुआत का वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेटर फील होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, और मैं प्रतिबद्ध हूं आपके आगे आने वाली एग्जाम से पहले आपको इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटिकल और राजस्थान का जितना भी हो सकेगा पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने के लिए। और बहुत जल्द कल से हमारे साथ पवन सर होंगे जो आपको साइको की क्लास लगाएंगे। पवन सर हैं जिन्होंने जयपुर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़, गंगानगर बहुत से कोचिंग सेंटर में पढ़ाया हुआ है, वो जुड़े हैं हमारे साथ। और कल से आपके लिए साइको, मनोविज्ञान की कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी जाएंगी 100%। ठीक है, अब रेगुलर रहेगा सारा सिस्टम, कहीं भी बीच में कोई भी प्रकार की खराबी नहीं होगी। कुछ टेक्निकल इश्यू थे, कुछ और भी चीजें थी जिनको क्लियर करना था, उनको क्लियर करने के बाद अब हम रेगुलर जुड़ेंगे। हाँ, एक बार फिर बोल देता हूं मैं, ये जो बीच में बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ये ध्यान रखें कि आप शुरू से वीडियो को शुरू से देख लीजिए। ठीक है, हाँ, हम बात करते हैं राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल। 2 चीजें होंगी राज्य शब्द की परिभाषा में। तीसरा आता है स्थानीय प्राधिकारी। लिखा होता है संविधान में, जो हमारे शब्द लिखा है वो क्या लिखा है, स्थानीय प्राधिकारी। अब इसका क्या तात्पर्य है, स्थानीय प्राधिकारी में कौन आएंगे, यहां पर ये आ जाता है। स्थानीय प्राधिकारी में आ जाएगा, आप इसे बोल सकते हैं स्थानीय स्वशासन के सभी सदस्य। स्थानीय स्वशासन के सभी सदस्य। अब इसमें कौन कौन आ गया, अब आप सोचिए, स्थानीय स्वशासन, सरकार का तीसरा अंग जो है, हम कह सकते हैं उसको भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन आ जाएगा, नगर पालिकाओं के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो, और ग्राम पंचायतों के जितने भी प्रतिनिधि है, ये ग्राम पंचायतों के और पंचायत समितियों के और जिला परिषदों के। 2 प्रकार के होते हैं ना, ये आपको स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार का है, शहरी और ग्रामीण। शहरी में 3 रूप हैं, शहरी प्रशासन के 3 रूप हो गए, कौन कौन से, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ग्रामीण प्रशासन के भी, ग्रामीण स्वशासन के 3 रूप है, कौन कौन से, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और
जिला परिषदें। तो इनके जितने भी जैसे सरपंच है, वार्ड पंच है, और उसके ऊपर अपने पंचायत समिति प्रधान है, उप प्रधान है, और ये जितने भी प्रकार के नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति, मेयर, ठीक है, ये महापौर, उप महापौर, ये जितने भी लोग हो गए, ये सब स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं, और ये सब राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, और ये सब ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। समझे? ये 3 प्रकार के राज्य शब्द की परिभाषा में आए 3 लोग। चौथा, अन्य प्राधिकारी, सीधा लिख दिया गया अन्य प्राधिकारी। यहां अन्य प्राधिकारी हालांकि आगे डिटेल दी हुई है, जैसे कि अन्य प्राधिकारी में क्या आ जाएगा, जितनी भी पीएसयूज है, पीएसयूज हैं जितनी भी, उनमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। पीएसयूज का क्या मतलब हुआ, पीएसयूज होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। कौन सी? पब्लिक सेक्टर यूनिट जितनी भी हैं, पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर की जितनी भी यूनिट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सार्वजनिक, क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, वो सब राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। ये ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, अन्य प्राधिकारी यानी पीएसयूज के जितने भी लोग हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का भी कई लोग हो सकते हैं जिनको नहीं बताओ। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही जितने भी काम है, जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे आप कंपनी का नाम ले, एलआईसी भी इसके अंतर्गत आती है, ध्यान रखना, राज्य शब्द की परिभाषा में आती है। सेल, गेल, भेल, ये जितनी भी कंपनियां है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, स्टेट हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो जितनी भी सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं, जितने भी सरकारी लोग काम कर रहे हैं, इनमें वो सब राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। ये ध्यान दे लेना, सेल है, गेल है, भेल है, ओएनजीसी है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, ये सब प्रकार की कंपनियां, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए लगभग प्रकार के, वो सभी किस में आते हैं, राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। और वो सभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि वो राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं, और राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकारों पर रुकावट लगती हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको राज्य शब्द की परिभाषा समझ में आई होगी, और साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हमने राज्य शब्द की परिभाषा क्यों समझी। क्योंकि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार क्या कहते हैं कि राज्य ऐसा कोई कार्य, कोई कृत्य नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करता हो, मौलिक अधिकारों पर रोक लगाता हो, मौलिक अधिकारों को निलंबित करता हो, ऐसा कोई कार्य राज्य नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, भाग 3 के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, और भाग 4 के लिए भी राज्य शब्द की परिभाषा यही है, ध्यान रखना। भाग 3 और भाग 4 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। इसके अनुसार राज्य 4 प्रकार के हो गए, 4 प्रकार की चीजें बताई। भारत सरकार व संसद, ये राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, ये राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी यानी स्थानीय स्वशासन के सभी सदस्य, यानी ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन, दोनों प्रकार के लोग इसमें आ जाएंगे। अन्य प्राधिकारी यानी पीएसयूज के जितने भी सदस्य हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस चीज को समझे हैं आप। अब अपने बात करेंगे अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में मैंने आपको क्या समझाया है, राज्य शब्द की परिभाषा। क्लियर? ठीक है, अब एक चीज और यहां नोट लगा के लिख लेना आप इसके नीचे। आप पहले इसको उतार लीजिएगा और इसके नीचे नोट लगा लेना आप, इसी के नीचे यहां पर नोट। भाग 3 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, भाग 4 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। हम पढ़ेंगे आगे भाग 5। भाग 5 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा जो होगी वो अनुच्छेद 152 में होगी। भाग 5 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा कहां है, अनुच्छेद 152 में। आप जिसे राज्य समझ रहे हैं ना, अब से पहले जो राज्य समझ रहे थे, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये जो राज्य है, जैसे केरल है, ये जो राज्य है, जिसको इसको जब आप राज्य बोल रहे हो, वो परिभाषा कहां है, वो अनुच्छेद 152 में। यहां राज्य शब्द का तात्पर्य एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है। यहाँ राज्य शब्द की परिभाषा पूरी गवर्नमेंट, जो भी लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग कानून बनाने में काम कर रहे हैं, वो सब राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, और वो सब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मौलिक अधिकारों का हनन करा रहे हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए। उसके बाद अपने पढ़ते हैं अनुच्छेद 13। इसके बाद हम बात करेंगे अब अनुच्छेद 13 पे। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, देखिए आप, ये हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है, और अनुच्छेद 13 क्या कहता है, इस पे बात करते हैं अब हम। अनुच्छेद 13 सबसे पहले ध्यान दें, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा होगी। अनुच्छेद 13,
इसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली, यानी कि उनको खत्म करने वाली, हनन करने वाली तथा अथवा, यहां हनन कर रही हो, यहां क्या कर रही हो, अथवा अल्पीकरण करने वाली, अथवा अल्पीकरण यानी उनको कम करने वाली, अल्प करने वाली, मौलिक अधिकारों को हनन करने वाली अथवा अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां शून्य होंगी। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं समझाऊंगा कि ये क्या है। शून्य होंगी, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली अथवा इसका मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां क्या होंगी, शून्य होंगी। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो अर्थात न्यायिक समीक्षा योग्य होगी, न्यायिक समीक्षा योग्य होगी, समीक्षा योग्य होगी। अब समझे इसको। पहले क्या कहा गया कि राज्य ने ऐसी कोई विधि बना दी जो मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है, हनन कर रही है। यहां क्या कर रही है, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण कर रही है। राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि बना दी गई, संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बना दिया गया, आप मानिए। ठीक है, अब उन विधियों को क्या किया जा सकता है, वो विधियां क्या होंगी, शून्य होंगी। यदि वह विधि इस प्रकार की होगी, यदि वह कानून इस प्रकार का होगा जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण कर रहा है, तो वह विधि क्या होगी, शून्य होगी। ये बात कहां लिखी गई है, अनुच्छेद 13 में। ध्यान देना, अनुच्छेद 13 में सिर्फ इतनी ही बात लिखी गई है। ठीक है, यानी कि उस विधि की क्या हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। समझ में आई बात। अब यहां आप ये सोचेंगे कि सर ये कहा गया, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली जो विधियां होंगी या जो अल्पीकरण करने वाली जो विधियां होंगी वो शून्य होंगी, लेकिन इनको शून्य करेगा कौन? कौन कहेगा कि ये मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट बन गई है, ये विधि जो आपने बनाई है, ये जो नियम जो आपने बनाया है, ये मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता, ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, इसको हम शून्य घोषित कर रहे हैं। कौन? हम। कौन करेगा इनको शून्य घोषित? तो वो इनको शून्य घोषित करेगा कोर्ट, न्यायपालिका इनको शून्य घोषित करेगी। अब कौन सी कोर्ट? ध्यान दे, नीचे नोट लगा के लिखेंगे, नोट अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद, यहां नोट लगा के लिखेंगे ये नोट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। ध्यान देना, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ऐसी विधियों को शून्य घोषित कर सकता है। ध्यान देना, निचली अदालतें ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केवल दो घोषित कर सकता है। ध्यान देना, दोबारा बता रहा हूं मैं, अनुच्छेद 13 ये नहीं कहता, अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट और न्याय हाई कोर्ट को कोई अधिकार नहीं दे रहा। अनुच्छेद 13 तो सिर्फ ये बात कह रहा है कि यदि कोई कानून ऐसा, कोई ऐसी विधि बना दी गई है जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण कर रही है, जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। बस इतना ही। कौन करेगा ये वहां नहीं लिखा गया। ये कहां लिखा गया? ये अनुच्छेद 32 में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट करेगा, अनुच्छेद 226 में लिखा गया कि हाई कोर्ट ये करेगा। क्लियर बात? ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया है कि कोई ऐसा कानून बना दिया गया जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है और कोर्ट ने उसे क्या किया, शून्य घोषित कर दिया, उसे स्वतः संज्ञान लेते हुए या किसी की शिकायत पर कोर्ट ने उसे क्या किया, शून्य घोषित कर दिया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मौलिक अधिकारों को किसी भी कोई ऐसी विधि की समीक्षा करने की ये जो प्रक्रिया है, कोई कानून बना दिया गया संसद के द्वारा, उस कानून की समीक्षा करने की ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नोट। इस प्रक्रिया को मैं किस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं? जो कानून इस प्रकार का बना दिया गया है, इस प्रक्रिया को
न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जेआर, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, और ये न्यायिक पुनरावलोकन शब्द जो है या ये अवधारणा जो है हमने अमेरिका के संविधान से ली है। यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ध्यान देना, और एक बात और ध्यान रखना, भारतीय संविधान में कहीं भी इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया। यह शब्द तो इस प्रक्रिया को देख करके दे दिया गया, ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ हमारे संविधान में। ठीक है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख नहीं है, शब्द का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान दें। ये हुई अनुच्छेद 13 की एक बार सामान्य सी बात, अभी कंप्लीट नहीं हुआ अनुच्छेद 13, ध्यान देना। मैं दोबारा बता देता हूं अनुच्छेद 13 क्या कहता है। इसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां, जो भी कानून होंगे वो सभी शून्य होंगे। इसे क्या कह सकते हो, यानी कि वो सभी कानून न्यायिक समीक्षा होंगे, न्यायिक समीक्षा हो सकती है उनकी। अब कानून बनाने वाली तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तो काम कानून बनाने का कर रही है मूल रूप से, है ना। तो संसद तो कानून बना रही है, अब उसकी समीक्षा कौन करेगी, कोर्ट करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगी समीक्षा, 226 के तहत हाई कोर्ट इसकी समीक्षा करेगी। ऐसी विधियां, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसी विधियों को क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। इस प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, और यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, और संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है। क्लियर। अब शब्द आ गया एक, यहाँ पे देखिए विधियां। ये विधि शब्द क्या होता है, विधि किसे कहेंगे, इसकी क्या परिभाषा है। ठीक है, इसको अभी हम आगे समझेंगे। अभी विधि शब्द को समझने से पहले तो हम कुछ और भी चीजें हैं, दो चार बातें। आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको उतारिए, अभी बताता हूँ आगे। अनुच्छेद 13 हुआ है, अभी 13(1), 13(2), 13(3), ये अलग अलग पढ़ेंगे हम। 13(1), 13(2), 13(3), इसके बारे में, इसे उतारिए आप। चलो बात करते हैं आगे। यहां मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा, 3 अनुच्छेदों के बारे में सामान्य जानकारी। अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट 13(3). समझिए क्या है। सबसे पहले थोड़ा इंक डाल लेता हूं मैं इसमें, ब्लैक इंक। चलो सबसे पहले 13(1). 13(1) क्या कहता है, इसमें है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इसे आप ग्रहणशीलता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। आच्छादन के सिद्धांत को एक बोलते हैं ग्रहणशीलता का सिद्धांत, ग्रहणशीलता का सिद्धांत। ओके, दूसरा है 13(2), इसमें है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। और 13(3) में है विधि शब्द की परिभाषा। विधि शब्द की परिभाषा। ओके, ये एक बार शॉर्ट में आप इतना भी याद कर लें तो बहुत है कि 13(1) आच्छादन का सिद्धांत, 13(2) पृथक्करण का सिद्धांत, 13(3) विधि शब्द की परिभाषा। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत क्या है,
ये जो है यह संविधान पूर्व की विधियों पर लागू होता है, पूर्व की विधियों पर लागू होता है, विधियों पर लागू होता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूं लागू होता है। इसके तहत संविधान की पूर्व की विधियों पर लागू होता है, और इसके तहत संविधान पूर्व की विधियां यहां प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना इसको बहुत अच्छे तरीके से। पहले मैं नोट डाउन करवा रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा, ध्यान दें। इसके तहत संविधान पूर्व की विधियां प्रारंभतः शून्य नहीं होती। ठीक है, संविधान पूर्व की विधियां प्रारंभतः शून्य नहीं होती। देखिए समझिए इस बात को। आच्छादन का सिद्धांत, देखो ये मैं ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, वो कोर्ट किस प्रकार से किसी मौलिक अधिकार की कोर्ट जो है वो किस प्रकार से किसी मौलिक अधिकार का हनन करे। इसको छेड़िए, मतलब बार बार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, इसको एक साइड पड़ा रहने दो। हाँ, चाहे इधर पड़ा उधर पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, ध्यान दें। हाँ, मैं बात कर रहा था आच्छादन के सिद्धांत की। आच्छादन का सिद्धांत देखो किन पर लागू होता है, संविधान पूर्व की विधियों पर लागू होता है। इसकी एक मैं सरल सी परिभाषा बता देता हूं। संविधान पूर्व की वे विधियां जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। पूर्व की वे विधियां जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। असंगत है का मतलब मेल नहीं खा रही, मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। आज के व्यवहार हेतु वे शून्य होंगी। आज के व्यवहार हेतु वे शून्य होगी, परंतु संविधान पूर्व के व्यवहार हेतु वे मान्य होगी। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ समझिए, ध्यान देना। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले जब हमारा संविधान नहीं बना था, संविधान बनने से पहले कोई मौलिक अधिकार नहीं था। मान लीजिए 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 1948 में कोई एक ऐसी घटना घटी, 1948 में 1948 में कोई ऐसी घटना घटित होगी, कोई ऐसा कार्य हुआ जिसमें कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया। उस समय तक हमारे पास कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, उस समय तक मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। तो 1948 में जो भी कानून था उस कानून के अकॉर्डिंग निर्णय दे दिया गया। ठीक है, 1948 में जब वो निर्णय दिया गया, वो दिया गया उस समय के कानून के अनुसार, संविधान पूर्व के कानून के अनुसार वह निर्णय दिया गया। संविधान पूर्व की वे विधियां जो वर्तमान में, अच्छा उस समय के कानून के अनुसार निर्णय दे दिया गया। लेकिन आज क्या हुआ, आज अगर बात करें तो कानून चेंज हो गया। उस 1948 में जो निर्णय दिया, 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1952 में कोई व्यक्ति ये कहता है कि 1948 में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था वो आज के संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये चेंज होना चाहिए। आज ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। आज मैं ये कह रहा हूं 1948 में तो मेरे पास मौलिक अधिकार थे नहीं, तब तो कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो दे दिया। आज 1952 आ गया, ठीक है, अब मौलिक अधिकार आ गए मेरे पास। अब जो आपने वो 1948 का जो निर्णय दिया था ना मेरे उस व्यवहार के कारण, वो निरस्त करो और आज के अकॉर्डिंग मेरे को न्याय दो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो देखो क्या होगा। तो क्या होगा, संविधान पूर्व की वे विधियां, यदि मान लीजिए कि संविधान पूर्व में तो संविधान के लागू होने से पहले तो वो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खा रही थी ना, वे विधियां जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों से असंगत है, मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खा रही, आज के व्यवहार के लिए तो वो शून्य है।
आज तो वो विधि नहीं, 1948 का जो कानून था 1952 में, वो कानून मान्य नहीं होगा। आज तो वो कानून नहीं चलेगा। अगर घटना 1952 की है, ठीक है, तब इस पर 1948 का कानून नहीं चलेगा। अगर घटना 1948 की है, तब इस पर 1952 का कानून नहीं चलेगा। समझ में आई बात? कि संविधान पूर्व की वे विधियां जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों से असंगत है, 1948 का जो कानून है जो आज मौलिक अधिकारों से असंगत हो गया, तो आज के व्यवहार के लिए तो उस 1948 के कानून का उपयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। परंतु संविधान पूर्व के व्यवहार हेतु पर कोई ऐसी घटना घटी थी जो संविधान के पूर्व में घट गई थी, 1948 में कोई घटना घट गई थी, उस समय के लिए वो 1948 की जो विधि है, उस समय के कानून के लिए, उस समय की घटना के लिए उस समय का कानून ही लागू रहेगा। 1948 की घटना के लिए 1948 का कानून ही रहेगा। इसीलिए कहा गया ना, संविधान पूर्व की जो विधियां हैं वो प्रारंभ से शून्य संविधान पूर्व की जो विधियां हैं वो प्रारंभ से शून्य नहीं होती, क्योंकि वो प्रारंभ के व्यवहार के लिए 1948 के व्यवहार के लिए 1948 की विधि ही रहेगी। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। 1948 के व्यवहार के लिए 1948 की विधि रहेगी। इसीलिए कहा गया कि संविधान पूर्व की विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती। लेकिन आज के व्यवहार के लिए 1948 की विधि काम नहीं आएगी। अब आज के व्यवहार के लिए वो शून्य है। ये कहलाता है आच्छादन का सिद्धांत, यानी छांट दिया गया। पूर्व का व्यवहार संविधान के और संविधान के बाद के व्यवहार दोनों अलग अलग चीज होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझे। अब करते हैं पृथक्करण के सिद्धांत की बात, इसको समझते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत, पहले इसको उतार लीजिएगा, सुन ले जाए, उसके बाद दोबारा वीडियो को देखेंगे तब आप इसको उतार लें, ठीक है। पृथक्करण का सिद्धांत ये क्या कहता है? पृथक्करण के सिद्धांत, इसके तहत यह कहेंगे यह संविधानेतर विधियों पर लागू होता है। संविधानेतर यानी संविधान लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद संविधानेतर विधियों पर लागू होगा। लागू होता है। अच्छा, और ये क्या कहता है? इसका रट्टा मार लें, संविधान पूर्व की विधियों पर लागू होता है आच्छादन का सिद्धांत, और संविधान पूर्व की विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती, और यह संविधानेतर विधियों पर लागू होता है। ये विधियां, संविधानेतर विधियां जो है, जो संविधान के लिए लागू होने के बाद बनने वाले कानून हैं, ये विधियां प्रारंभ से शून्य मानी जाती है, प्रारंभतः शून्य मानी जाएंगी, शून्य मानी जाती है, यानी ये शुरू से ही शून्य मान ली जाती है। अब इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए पृथक्करण का सिद्धांत पहले क्या कहता है? पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे मान लीजिए 1970 अभी 2020 में कोई कानून बना, 2020 में कोई कानून बना, जैसे अपने बात कर लेते हैं 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था, है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम आया, ठीक है। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसमें संशोधन आया 2020 में। इसमें बहुत से प्रावधान थे। मान लीजिए कि इसके अंदर 5 प्रावधान थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम में 5 बातें थी। 1 नंबर बात, 2 नंबर बात, 3 नंबर बात, 4 नंबर बात, 5 नंबर बात। पांचों बातें, एक बात तो ये कहती है कि 3 देश के नागरिक भारत में आकर के रुकेंगे, दूसरा कहता है कि 6 वर्ष तक रुकेंगे, तीसरे बात कोई और बात कहती है, चौथा कोई और बात कहता है। चौथा जो पॉइंट है नागरिकता संशोधन अधिनियम का, जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि ये जो संशोधन हम कर रहे हैं वो केवल हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, हाँ, इन वर्गों पर लागू रहेगा। 6 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5 6, इन 6 वर्गों पर लागू रहेगा। मुसलमान जो हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी ये जो छूट हम दे रहे हैं वो मुसलमान वर्ग को नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? इस पर बवाल मचाया गया, इस पर मुद्दा उठाया गया कि ये क्या कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। और बिल्कुल एक दृष्टि से देखा जाए तो ये मौलिक अधिकारों का हनन कर भी रहा था, लेकिन एक इसकी वास्तविकता अलग हो सकती है। लेकिन सीधे तौर पर अगर संवैधानिक दृष्टि से देखे जाए तो हम ये कह सकते थे कि ठीक है, ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। अच्छा, अगर ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो फिर क्या करें? ये बात कोर्ट में गई। अब अनुच्छेद 13 में ये अधिकार है कि कोई
कोई कानून ऐसा बना दिया गया है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसे कोर्ट में ले जाओ, मामला गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट क्या करेगा, इस पर पृथक्करण का सिद्धांत लागू कर सकता है। क्या कर सकता है? पृथक्करण का, कि भैया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 है, ठीक है, इसकी 5 बातें हैं। पहली बात सही है, कोई मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रही, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। दूसरी बात भी नहीं कोई हनन कर रही है, दूसरी भी नहीं कर रही, तीसरी भी नहीं कर रही, ठीक है, नहीं कर रही, पांचवी भी नहीं कर रही। लेकिन ये चौथी बात जो आप कह रहे हो ना कि ये इतने लोगों के लिए, दूसरों के लिए नहीं है, ये बात जो है ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है जी, ठीक है। तब कोर्ट क्या करेगी, इस एक अकेले 5वें पॉइंट को, चौथे पॉइंट को जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, इस अकेले चौथे पॉइंट को पृथक करके इस अकेले को शून्य घोषित करेगी, ना कि पूरे अधिनियम को या पूरे विधि को, पूरी विधि को या पूरे अधिनियम को शून्य घोषित नहीं करेगी, केवल इस चौथे पॉइंट को क्या कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। और यह संविधानेतर विधियां, यानी संविधान लागू होने के बाद जो नए नए कानून आ रहे हैं ना, उन पर यह पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। अब आगे की ये बात किस लिए लिखा कि ये विधियां प्रारंभतः शून्य मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अब ये बात अभी कोर्ट में गई है और इस कोर्ट इसका निर्णय आते आते 2030 आ जाता है जी, 2030 आ जाता है। तब 2030 आया, तब ये देखा गया कि 2030 आ गया, अभी 10 साल तो चले गए। फिर इस 10 सालों में जो ये नियम लागू रहेगा या नहीं रहेगा, 2020 से 2030 तक यही नियम रहेगा, या फिर 2030 में निर्णय आने के बाद कि ये चेंज कर दिया है भाई, ऐसा नहीं होगा भैया 7वां वर्ग भी आ जाएगा, मुसलमान वर्ग भी आ जाएगा, अभी मुसलमानों के लिए रहेगा। तो क्या पिछले 10 सालों में जो मुसलमान भारत आए थे उनके लिए ये नियम शुरू से 2020 से ही लागू रहेगा या 2030 के बाद लागू होगा? तो उनके लिए वो 2020 से ही लागू करवाएगी कोर्ट, प्रारंभ से ही इस चौथे पॉइंट को शून्य कर देंगे। ये विधियां प्रारंभतः शून्य मानी जाती है, यानी कि जिस दिन वो अधिनियम लागू हुआ था अगर वो गलत है तो वो शुरू से ही उस दिन के बाद से शून्य हो जाएगा, और उसके बाद जो भी चेंजिंग कर दिए गए हैं, जो भी बदलाव कर दिए, वो सारे वापस उथल पुथल करने पड़ेंगे, सारे वापस सेट करने पड़ेंगे उसी जगह पर ला करके, क्योंकि वो तो शून्य हो गया, वो जो नियम लागू हुआ था वो तो शून्य हो गया, वो 2020 से ही शून्य हो जाएगा, चाहे निर्णय आते आते इस पर कितना टाइम लग जाए। इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत है, संविधान पूर्व की विधियों पर लागू होता है। 13(2) में पृथक्करण का सिद्धांत है, संविधानेतर विधियों पर लागू होता है। संविधान पूर्व की विधियां प्रारंभ से शून्य होती हैं, संविधानेतर विधियां प्रारंभ से शून्य, संविधान पूर्व की विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती, संविधानेतर विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं। अब मैं बार बार ये विधि शब्द जो यूज कर रहा हूं ये क्या है, इसमें इसको हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द की परिभाषा। इसे नोट कीजिए, 13(3) पढ़ते हैं अभी आगे, विधि शब्द की परिभाषा। ठीक है, अब बात करते हैं विधि शब्द की परिभाषा में। मैं अकेला विधि शब्द की परिभाषा डिटेल से बताऊंगा आपको कि विधि किसे कहेंगे, कानून किसे कहेंगे। विधि अनुच्छेद 13 बहुत बवाल मचा हुआ है, इस पे बहुत बार संशोधन हुए हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो इसके बारे में हमें पढ़नी है। विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत यहाँ हम 4 प्रकार की बातें देखेंगे। विधियां 4 प्रकार की बता सकते हो आप, या मूल रूप से 2 प्रकार की, अपने 2 प्रकार की देख लेते हैं। एक होती है स्थायी विधि, दूसरी होती है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि, और तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं अन्य विधियां, अन्य जो विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। स्थायी विधि क्या होती है, अस्थायी विधि क्या होती है, पहले ये ध्यान दें। स्थायी विधि के अंतर्गत हमारी देश की संसद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया कोई कानून, वो स्थायी विधि के अंतर्गत आएगा, ध्यान देना, ठीक है। इसे कह सकते हो आप संसद द्वारा पारित अधिनियम या
राज्य विधानमंडल, जैसे राज्य विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद होगी, संसद में लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति होंगे, विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम, पारित अधिनियम, इंक नहीं है ब्लैक, ठीक है। उसके बाद अस्थायी विधि में क्या आ जाएगा, ध्यान देना, संसद, केंद्र सूची के विषय पर कानून, राज्य सूची के विषय पर कानून, ठीक है। अस्थायी विधि के अंतर्गत क्या आ जाएगा, अस्थायी विधि में आ जाएगा राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, कौन से अनुच्छेद के तहत बताएंगे, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 के तहत, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, ये अस्थायी होती है क्योंकि इनका कम टाइम होता है ना, 6 माह के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए वैलिड होते हैं, इस प्रकार की जो भी आगे डिटेल देखेंगे वैसे अध्यादेश की, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून होता है, ध्यान दे लेना, ठीक है। और कब लागू होता है ये उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि ये एक अस्थायी विधि है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, ये अस्थायी विधियां हैं, ये स्थायी विधियां हैं, संसद द्वारा पारित अधिनियम और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम। अन्य विधियों में बात करें अपने तो आ जाएगा किसी भी सरकारी प्राधिकारी, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, कोई बड़ा एसडीएम कलेक्टर की पोस्ट पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश, द्वारा जारी किया गया आदेश, ये भी किसके अंतर्गत आता है, विधि शब्द की परिभाषा में आता है। और भी अन्य में आप ये भी लिख सकते हैं, मान्यता प्राप्त रीति रिवाज या प्रथा, मान्यता प्राप्त प्रथा, कोई रीति रिवाज, कोई प्रथा है, सामाजिक प्रथा, वो भी किसके अंतर्गत आएगी, विधि शब्द की परिभाषा में आएगी। अब ये विधियां हैं सारी, संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया अधिनियम, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश, मान्यता प्राप्त प्रथा, ये शब्द विधियां हैं। और ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, ये विधि शब्द की परिभाषा आ गई। अब एक सवाल उठा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ विवाद हुआ था, उस विवाद में क्या कहा गया कि क्या, पहले आप इसे उतारिए, उसके बाद मैं आगे वाले बवाल के बारे में बताता हूं, इसको उतारिए। नोट लगा के लिखेंगे, नोट नंबर 1, शंकरी प्रसाद वर्सेस, यहां बनाम कह सकते हो आप, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह विवाद आया, विवाद कि क्या संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत आता है या नहीं, विधि शब्द के अंतर्गत है अथवा नहीं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, यानी कि यदि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत आता है तब तो हम संविधान संशोधन करके भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी विधि बनाई नहीं जा सकती जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करती हो। यदि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत है तब तो संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और यदि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं है तो संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहां क्या हुआ, इसमें होता है एक संविधान संशोधन, वहां नीचे नोट लगा के लिखिएगा, नोट 24वां संविधान संशोधन 1971 1971 के द्वारा 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 1971
यह निर्धारित किया गया, यह निर्धारित किया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता, परिभाषा में नहीं आता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। यहां बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो गया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, यानी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया मौलिक अधिकारों को। कैसे, क्या किया, एक संविधान संशोधन कर दिया, 24वां संविधान संशोधन 1971, और क्या कह दिया कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती, यानी संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं है। इसका मतलब संविधान संशोधन करके आप मौलिक अधिकारों को छेड़ लो। मौलिक अधिकारों को कैसे नहीं छेड़ा जा सकता, अल्पीकरण कैसे नहीं किया जा सकता, विधि शब्द के अंतर्गत कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों को हनन करती हो, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती। और संविधान संशोधन विधि है ही नहीं कह दिया, मूर्ख बनाने वाली बात होगी। आप थोड़ा सा अगर इसको समझेंगे, कहते संविधान संशोधन विधि नहीं, यानी कि संविधान संशोधन करके आप मौलिक अधिकारों के साथ कुछ भी कर सकते हो। समझ में आई बात? और इसी बात को बाद में नोट लगा के लिखेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में, केशवानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट विवाद हुआ था, ये महत्वपूर्ण है हमारे पॉलिटिकल के सभी स्टूडेंट्स के लिए। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन, 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 को वैध ठहराते हुए, वैध ठहरा दिया, वैध ठहराते हुए मत व्यक्त किया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता, विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता, परिभाषा में नहीं आता, नहीं आता। अतः संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है, आपको पता है 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकते हैं। संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, एफआर में परिवर्तन, मतलब मूल रूप से जो मौलिक अधिकार है उन्हीं में छेड़खानी की जा सकती है, एफआर में परिवर्तन किया जा सकता है, ये लिख दिया गया। परंतु एक बात और लिख दी गई, परंतु इससे संविधान का आधारभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, संविधान का आधारभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कह दिया गया। अब यहां एक नई अवधारणा और दे दी गई, संविधान का आधारभूत ढांचा। ये क्या होता है? संविधान का आधारभूत ढांचा मूल रूप से आप ये समझ सकते हैं कि वह मूल भावना जिसे लेकर किसी अनुच्छेद का निर्माण किया गया है, किसी अनुच्छेद को शामिल किया गया है, ये लिख सकते हो। अब वो भावना क्या है, क्या प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई व्याख्या नहीं है, मूल रूप से किया गया है। यहां समझिए, आप देखिए किस प्रकार से गवर्नमेंट ने ये तरीका निकाल लिया कि वो मौलिक अधिकारों को छेड़ सके। सरकार ने बहुत ही आसानी से एक छोटा सा संशोधन करके ये तरीका निकाल लिया कि किस तरह से भारत के संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं उनके साथ छेड़खानी की जा सके,
उन्हें अल्पीकरण भी किया जा सके, उनको समाप्त भी किया जा सके। आपको पता होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ था 1973 में, 1973 में, ठीक है। और उसके बाद हाँ 1973 के अंदर ये केशवानंद भारती विवाद हुआ था, ठीक है। और उससे पूर्व क्या कर दिया गया था, हमारी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उसका भी विवाद इसी के अंतर्गत आया था। अब ये तीनों पॉइंट जो है वो दोबारा अच्छे से समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विवाद था कि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत आता है या नहीं। फिर क्या हुआ, 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में और कह दिया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कर दिया और कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, संविधान संशोधन मौलिक अधिकार संविधान संशोधन जो है वो विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता और संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यह कहा गया साथ ही साथ कि परंतु ऐसा भी ना हो कि संसद या संसद में बैठे हुए जो लोग हैं वो कोई ऐसा परिवर्तन कर दे जो संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता हो। इस आधारभूत ढांचे के बारे में हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे कि आधारभूत ढांचा क्या है। मूल रूप से अभी ये समझ लीजिए कि हमें मूल रूप से उस समय ये मैं कह सकता हूं कि बेवकूफ बना दिया गया, जनता को उस समय बेवकूफ बना दिया गया और ये कह दिया गया कि ठीक है, हमें तसल्ली है इस बात की, हमें ये कहा गया है कि संसद ऐसा कोई काम नहीं करेगी या राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करता हो। एक तरफ तो ये कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करता हो और एक तरफ राज्य को संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। ये दोगली राजनीति है और इस चीज को समझना बहुत ही डिफिकल्ट चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इनके बारे में अवेयर होना पड़ेगा, हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सभी चीजों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। हमारी कल फिर मुलाकात होगी आगे के मैटर को लेकर के। अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसे अगर किसी को थोड़ा नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके पूछ लीजिए। बाकी आप कमेंट में पूछिए, जो भी बात नहीं समझ में आई है मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।